मैं मेघा दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल T3 से बाहर निकली, कैब पकड़ी और सीधे आगरा की तरफ रवाना हो गई। मैं आंखों को काले चश्मे से तो छुपा रही थी, पर उसमें से बहते आंसुओं को मैं छुपा नहीं पा रही थी। कैब ड्राइवर सामने लगे शीशे से बार बार मुझे देख रहा था। अपने चश्मे को ठीक करते हुए कैब का शीशा खोलकर मैं बाहर देखने लगी। सर्दियों की दोपहर में खिली हुई धूप में हल्की हल्की ठंडी हवा के झोंके मेरे चेहरे पर जैसे किसी मरहम का काम कर रहे थे। चश्मा उतारकर आंखों को बंद कर सीट पर पीठ टिकाकर बैठ गई। अबीर, मेरा अतीत मेरे सामने था। अबीर और मेरा घर रकाबगंज में एक ही गली में था। उसके पिता भवानी प्रसाद सिंह का चमड़े का कारोबार था। उस मोहल्ले में शायद ही कोई घर ऐसा था जिसका इतिहास ना रहा हो। उसके परदादा जी मुगलों के जमाने में उनकी शाही घुड़साल में बड़े ओहदे पर थे। बड़ी सी हवेली थी उनकी, पर उसे बचपन से ही उस हवेली में जाने की मनाही थी। जब कभी भी अपने बाबा या दादा से उसे हवेली में ना जाने का कारण पूछती, तो उनका एक ही जवाब होता, चमड़े के कारोबारी हैं, उनके घर के पिछवाड़े में जानवरों के चमड़े साफ किए जाते हैं। तुम ब्राह्मण कुल की हो, क्या उस चमड़े से आती बदबू को सहन कर सकती हो? एह छी मांस! ना बाबा ना, मैं कभी उसके घर नहीं जाऊंगी। पर बाबा, क्या उसके साथ सड़क पर खेल सकती हूँ? मेरे भोलेपन पर बाबा हंस देते। हाँ, खेल सकती हो, पर बस सड़क तक, वो भी अपने घर के सामने। समझ गई मेरी लाडली? कहकर बाबा मुझे गोद में उठा लेते थे। बचपन के साथी थे और साथ हम उम्र भी। एक साथ स्कूल गए। अब हर रोज का मिलना था हमारा। समय के पंख किसने लगाए मैं नहीं जानती। उस दिन 12वीं की बोर्ड की परीक्षा का आखिरी पेपर था और साथ ही अबीर का उस दिन जन्मदिन भी था। अबीर जानता था कि अब हर रोज का मिलना मुश्किल होगा। वो पूरा दिन मेरे साथ गुजारना चाहता था। मन ही मन मैं भी यही चाहती थी, पर माँ बाबा किसी भी हालत में मुझे उसके साथ जाने की इजाजत नहीं देंगे। अबीर ने प्लान बनाया कि पेपर खत्म होने के बाद हम दोनों किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करेंगे और उसके बाद एक साथ ताजमहल देखने जाएंगे। अबीर, मैं नहीं आ पाऊंगी। बाबा तुम्हारे साथ घूमने और अकेले ताजमहल जाने की इजाजत तो कभी नहीं देंगे। अरे मेघा, मेरा जन्मदिन है, तुम अपनी किसी भी सहेली का नाम ले लेना। माधवी, संगीता, नेहा, किसी का भी। यार कह देना तुम उनके साथ जा रही हो। नहीं, मुझे डर लगता है। बाबा से झूठ कैसे बोल सकती हूँ? 1 मिनट में पकड़ी जाऊंगी। नहीं पकड़ी जाओगी मेघा, पता नहीं फिर कभी ये मौका मिलेगा। प्लीज मेघा, मैं ये जन्मदिन सिर्फ तेरे साथ मनाना चाहता हूँ। कुछ भी कहकर उनको मना ले। देखिए तो तुझे भी पता है कितना कम समय अब हमारे पास बचा है। रिजल्ट के बाद तेरे बाबा ने तुझे दिल्ली भेज देना है। तू वहाँ दिल्ली में होगी और मैं यहाँ चमड़ा कूट रहा होऊंगा। अबीर, तू भी दिल्ली आ जा, एक साथ पढ़ते हैं। पूरे 3 साल एक साथ सोच कर देख, कोई रोक टोक नहीं। तू क्या समझती है? मेरे पिताश्री मुझे इजाजत देंगे। वो तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि मैं 12वीं पास करूं और उनके साथ कारोबार में हाथ बटाऊं। और अगर तेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं भी दिल्ली में तेरे साथ हूँ, फिर उसके बाद क्या होगा? मेरे बाबा को कैसे पता चलेगा? तू अपना पढ़ेगा, मैं अपना। चल छोड़ ये सब बातें, बाद में सोचेंगे। पहले मेरे जन्मदिन का तो प्लान बना। ठीक है, कोशिश करती हूँ। बाबा से तो कभी भी इजाजत नहीं मिलनी। माँ से बात करती हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी या बुरी, मुझे उस समय नहीं पता था। माँ से मुझे इजाजत मिल गई थी। पेपर के बाद हम दोनों ने एक साथ लंच किया और उसके बाद ताजमहल देखने पहुंच गए। ये पहला मौका नहीं था कि जब हम यहाँ आए हों। आगरा में अगर कोई भी रिश्तेदार हमसे मिलने आता तो सबसे पहले उसे ताजमहल ही दिखाना मेरा काम होता था। माँ को घर गृहस्थी और बाबा के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। हर समय उसकी बैठक में लोगों की भीड़ जमा रहती थी। शंभू, जरा अपनी मालकिन से कह बैठक में चाय पानी और नाश्ता भिजवा दे। बाबा थे तो वकील, पर उनकी खातिरदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी बैठक में आया कोई भी सूखे मुंह नहीं जा सकता था और माँ का सारा दिन इसी काम में बीत जाता था। हाय जीजी, कितनी अच्छी किस्मत पाई है, जब चाहे यहाँ घूमने आ सकती हो।
मेरी मौसी जो इंदौर से गर्मियों की पूरी छुट्टियां हमारे यहाँ अपने 4 बच्चों के साथ बिताने सिर्फ इसलिए आती थीं कि उन्हें हर दूसरे दिन ताजमहल के दर्शन करने को मिलेंगे। हद है माँ, ये रिश्तेदारों की फरमाइशें पूरी करने का जिम्मा अकेली मुझ पर ही क्यों है? कई बार तो माँ से लड़ाई हो जाती थी। दूसरा बच्चा क्यों नहीं किया? कम से कम कुछ रिश्तेदारों को वो निपटा देता। उफ, कह तो दिया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मौसी बाथरूम में थीं और मेरी और माँ की पूरी लड़ाई वो वहां बैठकर सुन रही थीं। पर उसके बाद जो घर में हंगामा हुआ वो माँ और मुझसे संभलने वाला नहीं था। वो तो बाबा थे जिन्होंने बीच बचाव करके मौसी के गुस्से को शांत किया। उस लड़ाई के बाद मौसी पूरे 4 साल तक हमारे यहाँ नहीं आई थीं। ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए था, पर मैं मन ही मन बहुत खुश थी। ये बात अलग थी कि अब हर दूसरे दिन माँ किसी न किसी बहाने मुझे मौसी के आगरा न आने का ताना सुना देती थीं। वो माँ थीं, उनके कहे का मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता था। मायके के नाम पर एक बहन ही तो थी जिससे अपने सुख दुख बांटा करती थी। खैर, मौसी भी ज्यादा देर तक नाराज ना रह सकीं। उनके बच्चों की छुट्टियां शुरू होते ही बाबा और माँ उन्हें जाकर लिवा लाए थे। समय की नजाकत को समझते हुए मैंने भी कान पकड़कर मौसी से माफी मांग ली थी और उनके आगरा पहुंचते ही ताजमहल के साथ खूब शॉपिंग भी करवाई। एक ही बार ताजमहल देखने के बाद उन्होंने भी मुझे दिल से माफ कर दिया। आखिर उनकी इकलौती भांजी थी। कभी कभी लगता था इकलौता होना कितना अच्छा होता है, पर कभी कभी भाई बहन की कमी भी बहुत महसूस होती थी। कोई ना कोई जरूर होना चाहिए जिससे आप अपनी बातें बांट सकें। माँ से इस बारे में मेरी बहुत बहस होती थी। जब छोटी थी तब तो माँ ये कहकर टाल देती थी कि देख, बाबा का सारा प्यार सिर्फ तेरा है, कोई और होता तो बाबा का प्यार बट नहीं जाता। पर जब बड़ी हो गई तब माँ ने मुझे असली कारण बताया कि मेरा कोई और भाई बहन क्यों नहीं है। माँ को 7वां महीना चल रहा था। छत पर पापड़ फैलाकर रखे हुए थे। बिन मौसम की बरसात आ गई। उन्हीं को संभालने के चक्कर में माँ का पैर गीली सीढ़ियों से फिसल गया और फिर ना बच्चा बचा और ना माँ कभी दोबारा माँ बन पाई। माँ, वो मेरा भाई था। हाँ लाडो, वो तेरा भाई था जिसे मैंने अपनी गलती से खो दिया। पर देख, तेरे बाबा का जिगरा मुझे कभी कुछ नहीं कहा। आज वो होता तो तेरे बाबा की गद्दी संभालने वाला होता। माँ, चिंता मत करो, मैं पूरा करूंगी बाबा के सपने को। उनके सपने को पूरा करने के बाद पूरे 5 साल के बाद मैं लंदन से वापस आ रही थी। सब कुछ पीछे छोड़कर जाना मुझे कभी भी मंजूर नहीं था, पर कभी कभी हालात आपका साथ नहीं देते। आपको वो करना पड़ता है जिसे आपका दिल कभी गवाही नहीं देता। रमाशंकर दीक्षित की इकलौती संतान होने के नाते 4 पीढ़ियों से चलती वकालत की फर्म को मुझे ही संभालना था। मेघा लंदन से 5 सालों के बाद वापस अपने घर आ रही है। रास्ते में कैब ड्राइवर उससे कहता है, मैडम जी, सामने एक ढाबा है, अगर आप कहें तो चाय पी लूं। आपको पिक करने से पहले भी लंबे रूट की सवारी ली थी। आंखें बंद हो रही हैं। उसकी आवाज से मैं एकाएक चौंक गई। अतीत से निकलकर मैं वर्तमान में आ गई। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं भैया। जी, आंखें बंद हो रही हैं। सामने एक ढाबा नजर आ रहा है। आप कहें तो जरा रुककर चाय पी लूं। ज्यादा देर तो नहीं लगाओगे? जी नहीं, बस 10-15 मिनट। तो फिर ठीक है, जब ढाबा आए तो कैब रोक लेना, कहकर मैं फिर से आंखें बंद करके बैठ गई। वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता। अबीर और मैं कितना खुश थे। लंच के बाद हम दोनों ताजमहल देखने गए। शाहजहां और मुमताज की कब्रों के सामने मैं भावुक होती जा रही थी। क्या कोई किसी से इस हद तक मोहब्बत कर सकता है कि वो उसके लिए इतना सुंदर मकबरा बना दे? सोचकर ही मैं वहीं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इस तरह रोता देख अबीर मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से लेकर बाहर आ गया। मेघा, ये क्या है? अपने हाथों से मेरी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगा, तू बनाएगा मेरे लिए ऐसा मकबरा? यार, ये काम राजा महाराजाओं के होते हैं। अगर पूरा इतिहास जानोगी तो कभी भी ऐसा मकबरा बनाने को नहीं कहेंगी। अगर मुझसे प्यार करता है तो हमारे प्यार की निशानी के लिए एक मकबरा नहीं बना सकता? मैं उसे कह तो दिया, पर ये प्यार का इजहार कब और कैसे हो गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। अपनी ही कही बात पर रोते हुए
मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। प्यार तो करता हूँ, पर मकबरा तो फिर भी नहीं बनाऊंगा। दिल के किसी कोने में तुझे कैद करके रख लूंगा। छोड़ अबीर, रहने दे। दिल के किसी कोने में मैं फ्री में भी नहीं आने वाली। मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां कह सकें, वो देखो, अबीर और मेघा के प्यार की निशानी। मेघा, तू पूरी फिल्मी हो गई है। तुझे पता है इसे बनाने में कितने मजदूरों ने अपनी जान दी थी। मैं तो पापा के बिजनेस को नहीं संभालना चाहता और तू मुझसे, कहते हुए वो चुप हो गया। ये हमारे बस की चीजें नहीं हैं मेघा, हम आम इंसान हैं। धरातल पर अपने पांव रखें, वहीं बेहतर होगा। कहते हुए वो गुनगुनाने लगा। ये चमन जार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कस दर व दीवार, ये मेहराब ताक, एक शाहजहां दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब, कहीं और मिलाकर मुझसे, मेरी हस्ती में नहीं है कि तेरे लिए ये मकबरा बना सकूं। कहते हुए अबीर मेरा हाथ पकड़कर मुझे ताजमहल की पिछली दीवार के पास चलने को कहने लगा। चल देख, यमुना का पानी आज कितना साफ है। उठ जा यार, अब तो देख, तुझे कितना सुंदर शेर भी सुना दिया है। हा हा हा, शेर तो ऐसे कह रहा है जैसे खुद लिखा है। यार, आखिरी लाइन खुद बनाई है, कहकर अबीर हंसने लगा। मेघा, मेघा, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे किसने आवाज लगाई है, ये देखने के लिए मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा चचेरा भाई निशांत अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। उसे सामने देखते ही मैं अबीर का हाथ छोड़कर एक तरफ खड़ी हो गई। ओह भैया, तुम, कहते हुए मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं तो अपने दोस्तों के साथ हूँ। तू बता, तू यहाँ इसके साथ क्या कर रही है? निशांत ने जिस तरह से इसके साथ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, बहुत बुरा। निशांत, ये अबीर है, जानता हूँ तुम्हारी गली में ही रहता है ना, चमड़े वाले का लड़का है ना। निशांत, तमीज से बात कर। अबीर उसकी बात सुनकर तैस में आने लगा। प्लीज अबीर, नहीं, ये पब्लिक प्लेस है। और तू यहाँ किसकी परमिशन से इसके साथ घूम रही है? क्या ताई जी और ताऊ को पता है तू यहाँ इसके साथ है? तू कौन होता है मुझसे ये पूछने वाला? हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ, हाथ में हाथ पकड़कर। क्या तू सबके साथ ऐसे ही घूमती है? इस तरह के शब्द सुनने की मैं आदी नहीं थी, और आज निशांत ने मुझे क्या कह दिया। कैब ड्राइवर ने ढाबे के सामने कार रोक दी और कैब से उतरकर वो चाय पीने चला गया। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि वो वापस आ गया। मैडम जी, आपने भी कुछ चाय पानी लेना है तो आपके लिए बनवा कर ले आऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, आपका हो गया हो तो चलते हैं। जी बिल्कुल, कहकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठते ही उसने कैब स्टार्ट कर दी। जो अतीत पीछे छूट चुका था, एक एक करके वो मेरे सामने एक चलचित्र की भांति चल रहा था। समय गतिशील है और हम उसके साथ चलते जाते हैं, क्योंकि रुकना हमारे हाथ में नहीं है। सुना करती थी, बीता हुआ पल वापस नहीं आता, पर अतीत की परछाइयां आपका पीछा जीवन भर नहीं छोड़ती। जितना उससे भागना चाहोगे, वो पल आपको एहसास दिलाती रहेगी, हमारा वजूद है, हम अभी भी जीवित हैं। समय बीतने के बाद भी तुम मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते। थकावट से मेरी आंखें बंद हो रही थीं, पर दिमाग शांत नहीं हो रहा था। वो चलना चाहता था, अभी भी निरंतर। बस उसके बाद जो होना चाहिए था वो शायद ना हुआ होता तो अच्छा होता। अबीर ने निशांत के चेहरे पर खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेघा के बारे में ऐसी बात करने की? निशांत और उसके दोस्त सब मिलकर अबीर पर टूट पड़े। बात इतनी बिगड़ जाएगी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। सिक्योरिटी वालों ने आकर बीच बचाव किया। हम सभी को ताजमहल के अंदर पुलिस चौकी में ले जाकर बैठा दिया। सभी के माता पिता को वहीं पुलिस चौकी में बुलाया गया। बाबा का रुआब देखकर मामले को रफा दफा कर दिया। घर वापस आने के बाद बाबा ने बस यही कहा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मेघा। जिस लड़के के घर जाने की इजाजत तुझे आज तक नहीं मिली थी और तू उसी के हाथों में हाथ डालकर घूम रही है। तुझे अपने बाबा की इज्जत का एक बार भी ख्याल नहीं आया कि अगर किसी ने तुझे इस चमड़े वाले के लड़के के साथ देख लिया तो क्या होगा? बाबा, अबीर के लिए ऐसा मत कहो, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर उसके बाबा चमड़े का काम करते हैं तो उसमें उसका क्या कसूर? वो चमड़ा कूटते हैं तभी आपके पैरों में चप्पल हैं। मेघा की माँ, मेघा चुप कर,
बाबा के सामने जुबान चलाती है, कहते हुए एक जोरदार चांटा मेरे गाल पर जड़ दिया। ये थप्पड़ उसके नहीं, मेरे गाल पर लगा है मेघा की माँ। सिर झुकाकर बाबा अपनी बैठक में चले गए। मैंने कुछ गलत नहीं किया है माँ, सुबकते हुए मैंने माँ को कितनी बार अपनी सफाई दी थी। गलत तो तूने किया है मेघा, नहीं तो यूं मुझसे झूठ बोलकर उससे मिलने नहीं जाती। बाबा ने खुद को अपनी बैठक में बंद कर लिया। उस दिन बाबा को पहली बार मेरा लड़की होने का दुख हुआ था। बरसों की कमाई, खानदानी इज्जत को मैंने मिट्टी में मिला दिया था। पूरी रात बाबा बैठक से बाहर नहीं निकले। माँ दरवाजा पीट पीट कर रह गई। जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो हार कर वो भी वहीं दरवाजे के पास जमीन पर सिर टिकाकर बैठ गई। पूरी रात मैंने भी अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए गुजार दी थी। इतनी खामोशी आज से पहले इस हवेली में कभी नहीं थी। एक तूफान था जो धीरे धीरे हम सबको निगलने वाला था। सुबह हुई, माँ फिर से बाबा को दरवाजा खोलने के लिए मनाने लगी, पर बाबा चुप थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। आखिर हार कर माँ ने सुम्ब को सीढ़ी लगाकर रोशनदान तक पहुंचकर अंदर झांकने को कहा। कमरे में झांकते ही वो चीख पड़ा, मालकिन, मालिक तो जमीन पर गिरे हुए हैं। उसी समय नौकरों ने दरवाजा तोड़ा। बाबा बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरे हुए थे। मुंह के बल गिरने से माथे पर से खून बह रहा था। आनन फानन में उन्हें अस्पताल लेकर गए। बीपी बढ़ जाने के कारण उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया था। शरीर के बाएं हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। कुछ हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद हम उन्हें घर ले आए। बाबा के बीमार पड़ने से सारी जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आनी ही थी, जिसके लिए मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। बाबा की आंखों में मेरे लिए सवाल होते थे। मैं जानती थी वो मुझसे क्या चाहते हैं। उनका हाथ थामकर घंटों में उनके पास बैठी रहती थी। आपका सपना जरूर पूरा करूंगी और उन्हें भरोसा दिलाती रहती थी। बाबा बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर मैंने उनके शब्दों को छीन लिया था, जिनके सामने अदालत में कोई वकील नहीं टिक सकता था। आज बेबसी की हालत में अपने पलंग पर लेटे हुए पंखे को घूमता देखते रहते थे। उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं से तकियों का कवर गीला देखकर मुझे खुद से इतनी घृणा होने लगती। कई बार मन करता उनकी पीड़ा, उनके दुख का कारण बनने से पहले मैं खुद को खत्म क्यों नहीं कर लिया। बाबा, मुझे माफ कर दो, जो चाहते हो वही करूंगी। माफ कर दो, एक बार कह दो माफ कर दिया, पर शायद गलती की माफी तो मिल जाती है। और मैंने तो गुनाह किया था, अपने माँ बाबा के भरोसे को तोड़कर। उसकी माफी तो शायद भगवान भी नहीं देंगे। इस बात को हुए 5 महीने बीत चुके थे। इस बीच मैंने लंदन स्कूल ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट में दाखिला ले लिया। बाबा, माँ और अबीर को छोड़कर जाना मेरे लिए आसान नहीं था। जिस दिन बाबा को अपने पासपोर्ट पर लंदन के वीजा की स्टैंप दिखाई, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी थीं। बाबा, 5 सालों के लिए आपसे दूर जा रही हूँ, रह लोगे ना मेरे बिना? उस दिन पहली बार उन्होंने सिर हिलाया था, सीधा हाथ उठाकर मेरे सर पर रखकर मुझे आशीर्वाद दे दिया। बाबा, इंडिया पढ़ाई पूरी करके ही जाऊंगी, उससे पहले नहीं। उनका हाथ पकड़कर मैं वहीं बैठी रही। लंदन जाने में सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे थे। मेरा ज्यादातर समय घर पर बाबा के आसपास ही उनकी देखभाल में ही गुजरता था। मुझे उनके पास रहने से सुकून मिलता था, जिसे मैं अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। अबीर की शक्ल मैंने उस दिन के बाद कभी नहीं देखी थी। ना चाहते हुए भी हम दोनों गुनहगार बन गए थे। माँ के बहुत कहने पर मैं अपने लिए खरीदारी करने के लिए बाजार निकली। माँ मेरे साथ थी और वहाँ अबीर मुझे मिल गया। मैंने माँ की तरफ देखा। वो समझ गई कि मैं उनसे अबीर से बात करने की इजाजत चाहती हूँ। जा कर ले बात उससे, पर ज्यादा देर मत करना। बाबा को शंभू के भरोसे छोड़कर आए हैं, जानती है ना? कहकर माँ मुझे वहीं छोड़कर सामने दूसरी दुकान पर चली गई। अबीर, कैसे हो? मैं जा रही हूँ लंदन, पूरे 5 सालों के लिए। बाबा के सपनों को पूरा करना है मुझे। तुम भी अपना ध्यान रखना। शायद अब कभी दोबारा मुलाकात नहीं होगी। बाबा के खिलाफ जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मुझे भूल जाना। तुम्हारे पास भी 5 साल होंगे अपना भविष्य बनाने के लिए। तुम पढ़ाई करोगे तो मुझे खुशी होगी। वो चुप रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था जो हम चाहते थे वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है।
कम उम्र की नासमझी समझकर उसे भूलना ही बेहतर था। क्या वाकई कुछ कहोगे नहीं? मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी, पर वो चुप रहा। ठीक है अबीर, चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही है। वो मुझसे बिछड़ने के खौफ में मर रहा था। ये वादे, ये कस्में, क्या सब बेकार की बातें होती हैं? जो कहते हैं मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, क्या सच में ऐसा होता है? पर मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता। खत्म शरीर हो जाता है, पर भावनाओं का क्या? वो क्या मरती हैं? शायद नहीं। पल पल तड़पती है आत्मा, जिनके बिना एक पल भी गुजारना मुश्किल होता है। मेघा, एक बार जाने से पहले फिर उसी जगह मिल सकती है जहां तूने अपने प्यार का इजहार मुझसे किया था। बस आखिरी बार मैंने मुड़कर देखा। ताजमहल, हाँ वहीं, बस एक बार। उसके बाद तू मेरी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखेगी। अबीर, बाबा, माँ, वो कभी इजाजत नहीं देंगे। आज भी तो माँ ने ही दी है ना। तू कहेगी तो वो मना नहीं करेंगी। ऐसा कर, माँ से नहीं, तू बाबा से बात कर। मुझे यकीन है वो तुझे मना नहीं करेंगे। तू पागल तो नहीं हो गया है? तुझे पता भी है तू कह क्या रहा है? बाबा कभी भी इजाजत नहीं देंगे। और मैं, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं उनसे ये बात करूंगी? अबीर, तू पागल हो गया है, पूरा पागल। बाबा आज इस हालत में क्यों हैं? तू क्या भूल गया है? नहीं अबीर, मैं ये नहीं कर सकती। मेघा, चलें बेटा। उसी समय माँ ने मुझे आवाज लगाकर बुला लिया। आ रही हूँ माँ। बाय अबीर। अभी बाय बाय मत कर, कल तेरा 10 बजे वहीं इंतजार करूंगा। मेघा, मैं नहीं। मैं सिर हिलाती हुई वहां से चली गई। मन ही मन बुदबुदाती रही। तू अभी भी सपने की दुनिया में जी रहा है। तूने ही मुझसे उस दिन कहा था, मेघा धरातल पर आ जा। मैंने तो जमीन पर अपने पाँव से रख लिए हैं। तू क्यों नहीं सपनों की दुनिया से बाहर आ रहा है? माँ के साथ मैं घर वापस लौट आई और सीधा बाबा के पास चली गई। बाबा, अब बस चंद घंटों ही बचे हैं, आज मैं आपके पास सो जाऊं। बाबा ने मेरी बाजू पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया और मैं उनकी छाती पर सिर टिकाकर लेटी रही। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं ने कब उनके कुर्ते को गीला कर दिया। उन्होंने मेरी बाजू हिलाकर मुझे उठाया और मेरे आंसू पोंछने लगे। उनकी आंखें मुझसे पूछ रही थीं, क्या हुआ मेघा? कुछ नहीं बाबा, बस आपको छोड़कर जाने का सोचते ही मन भर आया। प्यार से मेरे आंसुओं को पोंछने लगे। उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर, बाबा आपसे आज तक कभी इतनी दूर नहीं रही ना। पता नहीं 5 साल आपके और माँ के बिना कैसे बिताऊंगी। कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। खींचकर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। बाबा, मुझे माफ तो कर दिया है ना आपने? मुझे अपने सीने से उठाते हुए वो अपना सिर हाँ में हिलाने लगे। तभी माँ कमरे में मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। बाबा और मुझे यूं भावुक देखकर कमरे का माहौल बदलने के लिए बेसिर पैर की बातें करने लगी। ले मेघा, अपनी मनपसंद अदरक वाली चाय पी। पता नहीं फिर कब तुझे पिलाने का मौका मिलेगा। सुना है वहाँ तो लोग बिना दूध की चाय पीते हैं। तू मत पीना मेघा, बिना दूध की चाय भी भला चाय होती है। देखो जी, आप भी इसे समझा बुझा दो। जैसी गोरी चिट्टी यहाँ से जा रही है, वापस भी ऐसी ही आनी चाहिए, वरना हमारी बिरादरी में शादी करनी मुश्किल हो जाएगी। क्या माँ कुछ भी कहती रहती हो? जहाँ जा रही हूँ वहाँ के लोग काली चाय और काली कॉफी पीकर भी हमसे ज्यादा गोरे हैं। और ये क्या, अभी से शादी की बात शुरू कर दी है आपने? मुझे अभी बाबा का सपना पूरा करना है। ठीक कह रही हूँ ना बाबा? अपने सीधे हाथ से इशारा करके मुझे अपने पास बुला लिया। कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। माँ को इशारा किया कि मुझे पेन और कागज पकड़ा दे। माँ ने उनके सामने दोनों चीजें लाकर रख दी। माँ को इशारे से बाहर भेज दिया। हाँ ठीक है, जा रही हूँ, कर लो जितनी बातें करनी हैं। बस चंद घंटों की मेहमान है, फिर मुझे ही झेलना पड़ेगा आपको। मेरी तरफ देखते हुए, ला चाय पीली हो तो कब भी पकड़ा दे, एक ही बार लेती जाऊं। अभी थोड़ी बची हुई है माँ, पीकर मैं खुद रख दूंगी। माँ बाबा के कमरे से बाहर चली गई। इस बीच बाबा लिखते रहे और मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अबीर का घर मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके कमरे की खिड़की बंद थी। कई बार हम दोनों अपने अपने घरों में खड़े हुए इशारों से बातें करते थे।
हर रोज मिलते थे, कभी सोचा न था इस तरह बिछड़ना पड़ेगा। बाबा भी हमारी इन हरकतों के बारे में जानते थे। हमें शरारतें करते देख उन्हें अपना बचपन याद आ जाता था। कई बार मुझसे कहते थे, तू बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। मैं भी बचपन में ऐसी शरारतें किया करता था। इन पुरानी हवेलियों की बात ही कुछ और होती है। सभी घरों की छतें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती थीं। कूद फांद कर हम सब एक दूसरे के घरों की छत पर पहुंच जाते थे। सबसे ज्यादा मजा मकर संक्रांति के दिन आता था। बाबा सभी बच्चों के साथ छत पर चढ़कर पतंगबाजी करते थे। सुबह से लेकर शाम हो जाती थी, गली का कोई बच्चा अपने घर नहीं जाता था। बेचारे शंभू काका का ऊपर नीचे चक्कर लगाते दम निकल जाता था। सभी का खाना पीना हमारे घर की छत पर होता था। बाबा जैसे ही किसी की पतंग काटते, वो काटा कहते हुए हम सभी उछलकर तालियां बजाने लगते और शाम होते होते बाबा सभी बची हुई पतंगों को बच्चों में बराबर बांट देते थे। ऊहू ऊहू की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा, बाबा बोलने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास गई तो वो कागज का पन्ना मोड़कर रखा हुआ था। मुझे इशारे से समझाने लगे कि ये तेरे लिए है। मैं उनके हाथ से लेकर उसे पढ़ने लगी। नहीं नहीं, अभी नहीं। अपने सीधे हाथ से इशारा करने लगे। बाद में, अभी यहाँ नहीं, जब तू जहाज में बैठ जाएगी तब। ठीक है बाबा, मैं समझ गई। अभी नहीं पढ़ूंगी, जब जहाज में बैठ जाऊंगी तब तो पढ़ सकती हूँ। यही कहना चाहते हैं ना आप? उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके सामने ही मैंने उस कागज को एक लिफाफे में रखकर बंद कर दिया। बाबा, आपसे कुछ मांग सकती हूँ? बस आखिरी बार। उसके बाद कभी किसी चीज के लिए नहीं कहूंगी। बस वादा करें, जो भी कहूंगी उसे सुनकर नाराज मत होना। जो भी आप कहेंगे मैं बिना किसी तर्क के उसे दिल से मान लूंगी। मुझे इशारा करके उन्होंने अपने पास बुलाकर बैठा लिया। बाबा, अबीर कहते हुए मैं चुप हो गई। हाथ हिलाकर मुझसे पूछ रहे थे, क्या हुआ? बोल, अपनी बात पूरी कर। बाबा, लंदन जाने से पहले आखिरी बार उससे मिलना चाहती हूँ। उसके बाद कभी भी नहीं बाबा, आपकी कसम। बस एक बार, बिलखते हुए भर्राई आवाज में बोलती चली गई। बाबा, बस आखिरी बार, उसके बाद कभी नहीं। आप यकीन करें, आपकी इज्जत पर आंच नहीं आएगी। प्लीज बाबा। मेरे सर पर उन्होंने हाथ रख दिया। मेरे आंसुओं से भीगे चेहरे को अपने हाथ से पोंछने लगे, सिर हिलाने की कोशिश करने लगे। मुझे समझा चुके थे। जा मिला आखिरी बार उससे। वो मेरा घर पर आखिरी दिन था। सारा सामान पलंग पर फैला हुआ था। माँ थी कि एक के बाद एक डिब्बे लाकर पलंग पर रखती जा रही थी। माँ, ये क्या है? कुछ नहीं, सूखा सामान है तेरे साथ ले जाने के लिए। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, पर इतने सारे डिब्बे क्यों? अभी तो मेरा जरूरत का सामान भी पैक नहीं हुआ है। माँ, मैं वहाँ इतना सब कुछ नहीं लेकर जाने वाली। कहते हुए मेरी निगाह दीवार पर लगी घड़ी की तरफ गई। 9 बज चुके थे और मुझे 10 बजे से पहले ताजमहल पहुँचना है। फटाफट तैयार होकर मैंने बसंत को कार निकालने के लिए कहा। ताजमहल पहुंचकर टिकट खरीदी और अंदर जाकर मैं एक तरफ खड़ी हो गई। मेरी निगाहें इधर उधर अबीर को ढूंढ रही थीं। बार बार कलाई में बंधी घड़ी की तरफ मेरी निगाहें जाती। अभी 10 बजने में कुछ समय रहता था। हद है अबीर, 10 बजे कहा है तो 10 बजे ही आएगा क्या? उससे पहले भी तो आ सकता है। बदनाम लड़कियों को करते हैं कि वो कभी समय पर नहीं पहुंचती। कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देखते हुए, तुझे भी आज ही धीरे धीरे चलना है। चलना क्या, तू रुकी जा। खुद पर ही खींचते हुए, हद है। अब तो तेरी अबीर, 10:05 हो चुके हैं और तू कहाँ है? तू जानता है मेरी आज की फ्लाइट है। एयरपोर्ट तक का रास्ता भी कितना लंबा है और अभी मेरी पैकिंग भी बाकी है। आज इतना इंतजार आज क्यों करवा रहा है, जबकि तू जानता है कि अब ये इंतजार कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्यों नहीं, इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए अपने दिलो दिमाग में रख ले। पर तू है कहाँ? पैर पटकते हुए मैं कभी ताजमहल की ओर तो कभी मुख्य द्वार से आते हुए लोगों की भीड़ में से उसे ढूंढने लगती। मेघा, अपना नाम सुनते ही मैंने पलटकर अबीर को देखते हुए कहा, अबीर, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मैं आ तो बहुत पहले ही चुका था, बस दूर बैठा तुझे देख रहा था। दूर से? पर क्यों?
देख रहा था। जब दिलों में दूरियां आती हैं तब कैसा लगता है। अबीर, दूरियां दिलों में नहीं आई हैं, दूर रहने को मजबूर हम अपने हालातों की वजह से हुए हैं। चल छोड़ अब इन बातों से, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मत कर दिल दुखाने वाली बातें। जो भी थोड़ा सा वक्त हमें मिला है उसे अच्छी यादों से भी तो संजो सकते हैं। मेघा, एक बात बता, तू खुश है? अबीर, कभी कभी अपनी खुशी से ज्यादा भी कुछ मायने रखता है। बस मैं वही कर रही हूँ। मैंने अपने बाबा को आज जिस हालात में पहुंचा दिया है, उसके बाद तू मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं खुश हूँ। सच कहूँ, अगर मेरे बाबा खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। ये सिर्फ खुद को बहलाने वाली बातें हैं। नहीं अबीर, मैं दिल को नहीं बहला रही। कम से कम इस जगह पर तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है तुझे क्या हो गया है। तू कैसी बातें कर रहा है। इस जगह को सब प्यार की निशानी कहते हैं। प्यार तो अब भी हमारे बीच है। मेघा, अपनी बात से पलट मत जाइयो। मैं पीछे नहीं हट रही, तुझे बस प्यार का मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ। छोड़ यार, बातों को घुमा फिरा कर बात मत बदल। अबीर, क्या यही सब कुछ कहने के लिए मुझसे मिलना चाहता था? मेघा, नहीं यार, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। आगे आकर अबीर ने मेरा हाथ थाम लिया। देख मेघा, आज ताजमहल कितना सुंदर लग रहा है। जानती है क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। तो फिर इस लम्हे को अपनी यादों में हमेशा के लिए संजो ले। मैं अपने बाबा के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं चलती हूँ। अगर मुझे पता होता कि तूने मुझे ये सब कहने के लिए बुलाया है तो शायद आती ही नहीं। हम अभी बहुत छोटे हैं अबीर, हमारी पूरी जिंदगी हमारे सामने पड़ी है। मुझे मेरे बाबा का सपना पूरा करना है और तूने भी तो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचा होगा। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ से चले जाने का निर्णय बिल्कुल सही है। चाहती तो मैं दिल्ली जाकर भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती थी, पर हम कभी ना कभी एक दूसरे के सामने पड़ ही जाते, जो हम दोनों के लिए ठीक नहीं होता। हम दोनों को अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। जो कदम कभी हम साथ चले थे बहुत अच्छे थे। अबीर, मैं तुझे भूलने के लिए तो नहीं कहूँगी, पर मुझे गलत मत समझना। मैं चलती हूँ। अबीर, शायद हमारा साथ यहीं तक का था, कहकर मैं चलने लगी। रुक मेघा, ऐसे रूठ कर मत जा। रूठ कर नहीं जा रही हूँ, मुझे घर जल्दी पहुँचना है। बाबा राह देख रहे होंगे। बाय अबीर। मेघा, एक मिनट, कहते हुए उसने अपने कंधे पर रखे बैग पैक में से एक गिफ्ट पैक निकालकर मेरे हाथ में रख दिया। ये क्या है? गिफ्ट पैक को देखते हुए मैंने कहा, छोटा सा तोहफा है तेरे लिए मेघा। ठीक है, चलती हूँ। थैंक्स फॉर द गिफ्ट। इतना फॉर्मल क्यों हो रही है? पहले तो कभी हमने एक दूसरे को किसी चीज के लिए थैंक्स नहीं कहा था। ओके सॉरी अबीर। अब तुम भी जानते हो और मैं भी, कि हमारे हालात अभी भी पहले जैसे हैं। अब चलूं? खोलकर नहीं देखोगी इसमें क्या है? घर जाकर देख लूंगी। मेरा दिल रखने के लिए इसे यहीं खोलकर देख ले। अबीर, मुझे देर हो रही है, बस 5 मिनट लगेंगे। ओके कहते हुए मैंने गिफ्ट के ऊपर लगे कागज को हटा दिया। उसके अंदर एक गत्ते का डिब्बा था। मैं अबीर की तरफ देखने लगी। खोल ले। डिब्बे को खोलकर उसमें रखा गिफ्ट बाहर निकाला। ताजमहल। अबीर, ये कितना खूबसूरत है। याद है तूने मुझसे कहा था अगर मुझसे प्यार करता है तो हमारे प्यार की निशानी के लिए क्या ऐसा मकबरा नहीं बना सकता। देख, पूरी कर दी तेरी इच्छा। यही चाहती थी न तू। इतना आलीशान ताजमहल बनाने की हैसियत तो मेरी नहीं है। चमड़े वाले का लड़का हूँ। चमड़े का ही ताजमहल तेरे लिए बनवा कर लाया हूँ। ऐसा मत कह अबीर, तेरे लिए मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। अब तू भी। कहने के बाद मैं और कुछ नहीं कह सकी। बस मेरे आंखों ने मेरा साथ नहीं दिया। बारिश की बूंदों सी वो बरस गई। छोड़ मेघा, तू कहे या ना कहे, क्या मैं समझता नहीं हूँ? बचपन से लेकर आज तक तू बता कितनी बार मेरे घर आई है। तुझे इजाजत नहीं है ना कि मेरे घर की चौखट को लांग कर अंदर आ सके? मेघा, रोने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। जब सब कुछ जानता था तो क्यों मुझसे प्यार करने लगा? है कोई जवाब तेरे पास? नहीं है ना? क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है अबीर। जैसे सब कुछ जानते हुए भी मुझे तुझसे हो गया। बता, मेरी क्या गलती है? गलती तो इस दिल की जिसे तू भाग गया। कहते हुए मैं वहां से भागते हुए बाहर आकर अपनी कार में बैठ गई। मेरे बैठते ही ड्राइवर ने
कार स्टार्ट की और मैं थोड़ी ही देर में घर पहुंचकर सीधे बाबा के कमरे में झांककर मैंने कहा, बाबा, आपकी मेघा घर वापस लौट आई है। और जाकर खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मैं वहीं खड़ा मेघा को रोते हुए जाते देखता रहा। फासले इतने बढ़ा लिए तुमने कि मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। मैंने तो अपने दिल की धड़कनों की भी नहीं सुनी, जो तेरे नाम से धड़का करती थीं। तुझसे मोहब्बत करना गुनाह बन गया मेरा। छुपाकर दुनिया से ले जा सकता था तुझे, बस चुप रहा। कहीं मेरी मोहब्बत का दुनिया में तमाशा न बन जाए। मुझे माफ कर देना मेघा। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करता तो शायद जिस मकसद को पूरा करने के लिए लंदन जा रही है वो कभी पूरा नहीं होता। वहीं कहीं दूर कोई शायर ताजमहल के सामने बैठे अपने अधूरे प्यार की दास्तान सुना रहा था। मैं धीमे धीमे कदमों से चलकर उसके पास जाकर बैठ गया। उसके कंधे पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। रोले यार, ये दिल कमबख्त बड़ा ढीठ है, टूटता है बार बार, फिर भी उसके ही नाम की कस्में भरता है। करके वादा अपने प्यार का, इस इश्क की मजार पर देख। पलट कर भी न देखा उसने, जमाने भर में उसकी रुसवाई न हो जाए। देख, होठ सिलकर बैठा हूँ रब के दर पर। मैं वहीं कुछ देर उस शख्स के पास चुपचाप बैठा रहा। शायद उसके अकेलेपन में मैं बेवजह घुसाया था। वो मुझसे कहने लगा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर तू क्यों यहाँ बैठकर अपनों को क्यों दुख दे रहा है? जा अपने घर जा, तेरे घर वाले भी तेरी राह तकते होंगे। मैंने पलटकर कहा, और तुम्हारा कोई घर नहीं है? सिर उठाकर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, वो देख, मेरे रब ने इतनी बड़ी छत दी हुई है मुझे। मेरा अब छोटी छोटी छतों में गुजारा नहीं होता। बस एक मैं हूँ और मेरा रब है, बीच में दूजा न कोई और। मैं उठकर जाने लगा। पीछे से आवाज लगाकर वो फिर मुझसे कहने लगा, दोस्त, जब भी उसकी याद आए यहीं उससे मिलने आ जाना। इस जगह की हवाओं में कुछ तो खास बात है, गम में डूबे हुए को संभाल ही लेती है। जरूर, शुक्रिया मेरे भाई, जो अपने पास बैठने का मौका दिया, वरना आज की रात कैसे कटती ये मैं जानता हूँ, ये मेरा रब। कहकर मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर चल दिया। खुदा हाफिज दोस्त, अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी, मुझसे नहीं उससे। पाक मोहब्बत तो खुदा की नेमत है। दिल से दुआ करता हूँ तेरे लिए, उसका दीदार तुझे यहीं होगा मेरे दोस्त। शायद कोई नेक बंदा था, वरना मेरे लिए यूं दुआएं क्यों करता। मेरी नहीं, तेरी ही दुआएं कबूल हो जाएं। आज तेरे खुदा से तेरे लिए दुआ करता हूँ। रात के 2 बजे की मेरी लंदन की सीधी फ्लाइट थी। मैं जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना चाहती थी। अपने जरूरी कागजों को एक बार फिर से देखने के बाद उन्हें संभालकर अपने हैंडबैग में डाल दिया। बाबा और माँ से बिछड़ना आसान नहीं था। बाबा के कमरे में जाकर उनके पास बैठ गई। बाबा, बहुत याद आओगे, अपना ध्यान रखना और फिजियोथेरेपी बंद मत करवाना। जब मैं वापस आऊं मुझे आप पलंग पर लेटे हुए दिखाई नहीं देने चाहिए। बाबा मेरे हाथ को थपथपा रहे थे। मैं अब उनकी अनकही बातों को अच्छी तरह से समझने लग गई थी। माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। बाबा के पास से उठकर मैं उनके पास चली गई। माँ, आप अपना भी ध्यान रखना, और मौसी को मैंने फ़ोन करके कह दिया है, मेरे पीछे सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में नहीं आना, दशहरे और सर्दियों की छुट्टियाँ भी आपको यहीं बितानी हैं। मैं नहीं हूँ, इसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि आपको ताजमहल देखने को नहीं मिलेगा। बाबा ने अब ड्राइवर रख लिया है, वही आपको घुमाने ले जाएगा। अरे तू चिंता मत कर मेघा, अगर वो नहीं आई तो कान पकड़कर उसे यहाँ ले आऊंगी। तू बेफिक्र होकर जा मेरी बच्ची। यहाँ तो फिर भी हम अपने देश में, मुझे तो तेरी चिंता है, वहाँ परदेश में कौन तेरा ध्यान रखेगा? क्यों माँ, तेरे राम जी हैं, वो वहाँ भी मेरा ध्यान रख लेंगे। और हाँ, उनसे कह देना मेरी बेटी के साथ साथ उसके बाबा का भी ध्यान रखना है। जब वो वापस आए तो वो अपने बाबा को घर के दरवाजे पर देखे। ठीक है, कह दूंगी अपने राम जी से, मेरी बेटी का कहा तो उन्हें पूरा करना ही होगा। माँ चलूं, देर हो रही है। शीला, जरा पूजा घर से आरती की थाली तो उठा ला। मेरी आरती उतारने के बाद मुंह में पेड़े का टुकड़ा रख दिया। वाह माँ, ये पेड़े कहाँ से मंगवाए, बहुत ही स्वाद हैं। हमारे यहाँ तो पहले ऐसे कभी नहीं आए। चौबे जी को भेजा था, वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर लाए हैं। मन्नत मांगी थी कि तेरा सारा काम सही से हो जाए। खुद तो जा नहीं सकती थी, इसलिए चौबे जी को भेज दिया।
वैसे तेरे सामान में भी रखवा दिए हैं मैंने। माँ, ऐसी बात थी तो मुझे क्यों नहीं कहा? यहाँ से वृंदावन है ही कितनी दूर, मैं भी तो जाकर तेरी मन्नत पूरी करके प्रसाद चढ़ा सकती थी। कोई बात नहीं, अगली बार तुझे ही कहूंगी। हाँ, पर अब 5 सालों के बाद तभी शंभू काका की आवाज सुनाई दी। मालकिन, बिटिया का सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है, जब चलना बता देना, हम बाहर ही बैठे हैं। मेघा, मैं भी जाऊंगी तुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने। नहीं माँ, ये बात पहले भी हो चुकी है कि कोई नहीं जाएगा, और पीछे से बाबा को किसी चीज की जरूरत पड़ी तब कौन ध्यान रखेगा? मेघा, इतनी रात को अकेले, एयरपोर्ट भी कितनी दूर है। माँ, शंभू काका जा तो रहे हैं, और फिर एयरपोर्ट पर सिर्फ सामान उतारने भर तक तो रुकने देते हैं। बेकार में चक्कर लगेगा, ऊपर से नींद जो खराब होगी वो अलग। चैन की नींद तो अब तभी आएगी जब तुझे अपने सामने खड़ी देखूंगी मेघा। माँ ने कहा तो बुदबुदाते हुए था, पर उनके कहे शब्दों को मैंने साफ साफ सुन लिया था। सबसे विदा लेकर मैं घर से निकल पड़ी। गली से निकलते हुए अबीर का घर रास्ते में पड़ा। जा रही हूँ अबीर, हो सके तो मुझे माफ कर देना, कहकर मैंने उसके घर की तरफ से मुंह मोड़ लिया। हमारी कार एयरपोर्ट की तरफ पूरी स्पीड से भागती जा रही थी। मेरा घर, गली मोहल्ला सब पीछे छूटता जा रहा था। बसंत, इतनी स्पीड से कार क्यों चला रहे हो? मैंने उसे टोका। दीदी, जब से गली से निकले हैं कोई हमारा पीछा कर रहा है। ससुरा के नाती हमसे उलझना चाहते हैं, देखते हैं कैसे हमें पकड़ते हैं। शंभू काका, जरा पीछे मुड़कर तो देखें कौन है। जिस तरह से बसंत कार चला रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं लंदन पहुंचने से पहले ही कहीं और ही पहुंच जाऊं। ऐसी अशुभ बात मुंह से ना निकाल बिटिया। ऐ बसंत, कार की गति को धीमी कर, हम भी देखें किसमें कितनी हिम्मत आ गई जो हमारे सरकार की गाड़ी का पीछा कर रहा है। गर्दन घुमाकर पिछली कार को देखने की कोशिश तो उन्होंने बहुत की, पर उन्हें समझ नहीं आया कि कार कौन चला रहा है। पर जैसे ही बसंत ने कार की गति को धीमा किया, पिछली कार वाले ने भी अपनी कार की गति को धीमा कर दिया। ले बसंत, देख ले, वो कोनो तेरे से नहीं उलझ रहा है। अब तू आराम से कार चला। जब शंभू काका को समझ नहीं आया कि पिछली कार कौन चला रहा, मैं सीट से उठकर पीछे मुड़कर देखने लगी। सड़क पर गुप्त अंधेरा था, साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, पर कार चलाने वाले को शायद समझ आ गया था कि अगली कार वाले उसे मुड़कर देख रहे हैं। उसने अपने सामने लगी लाइट को जला दी। अबीर, तुम हो, पर क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? शंभू काका बसंत से कहे, डरने की कोई बात नहीं है, कार आराम से चलाइए। पिछली कार में अबीर है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मोहल्ले का सबसे नेक लड़का है बिटिया, वो जानता है मालिक और मालकिन तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जा सकते। रास्ते में कुछ ऊंच नीच न हो जाए, इसी वास्ते वो पीछे पीछे आ रहा होगा। जो बात मैं जानकर भी नहीं कह सकी, शंभू काका ने कितनी आसानी से वो बात कह दी। आखिर क्यों नहीं? बचपन से वो सिर्फ मुझे ही नहीं, उसे भी देखते आ रहे हैं। मेरे साथ उसे भी गोद में खिलाया है उसे। क्या किस्मत पाई है तुमने अबीर, जिंदगी में जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया, वही एक एक करके तुम्हें छोड़ता चला गया। पहले तुम्हारी माँ, और अब एक ठंडी सांस भरकर मैंने अपनी आंखें खोली। भैया, अभी और कितनी देर लगेगी? मैडम जी, बस जरा ये रास्ता थोड़ा ट्रैफिक वाला है, उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप कहीं बीच में रुकना चाहती हैं तो गाड़ी वहां मोड़ लूं? मैं समझी नहीं, बीच में से आपका क्या मतलब है? मैडम जी, अक्सर आगरा की सवारियों को वृंदावन में रुकते देखा है। यहाँ के मंदिरों को देखने के लिए तो लोग पागल हुए जाते हैं। जानती हूँ भैया जी, मैं भी यहीं की हूँ, जाना तो मुझे भी है वहाँ, पर पहले घर पहुँचना जरूरी है। ठीक है मैडम। कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं मैडम जी? भैया, मेरी तो पैदाइश ही आगरा की ही है, बस कुछ सालों के लिए अपने घर से दूर रही हूँ। मैं परवल तक पहुँच गई थी, जैसा छोड़कर गई थी सब कुछ वैसा का वैसा था। स्कूटर, साइकिल, बैलगाड़ी, बसें और ट्रैक्टर सभी एक साथ एक ही सड़क पर चल रहे थे। सड़क के बीचों बीच ट्रैफिक पुलिस वाला आने जाने वालों को हाथ के इशारे से रुकने को कह रहा था। हमारे सामने लाल बत्ती थी, तभी कैब की खिड़की पर किसी ने खटखटाया। एक बंजारन खड़ी थी, गेहुआ रंग, काली गहरी आंखों के गहराता काजल, माथे पर मांग टिक्का, गले चांदी की मोटी सी हसली, कमर में भारी भरकम चांदी की करधनी, हाथ और कलाई पर चांद और सितारे गुदे हुए। ऐ मैडम,
पारंदी ले ले, देख तो सही कितनी सुंदर है। काले रंग के रेशमी धागे से गुथे हुई, नीचे रंग बिरंगी रेशमी धागों की लटकने हैं। ले ले दीदी, बालों में लगाएंगी तो खुश हो जाएगा तेरा मर्द। मुझे उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। खिड़की का शीशा नीचे किया। कितने की है तो 200 रुपए की, पर तू इतनी सुंदर है, चल 150 दे दे। नहीं नहीं, आप पूरे पैसे लो। अपना पर्स खोलकर उसे पूरे पैसे पकड़ा दिए। ट्रैफिक पुलिस वाला हमारी तरफ की गाड़ियों को निकलने का इशारा करने लगा और मैं पारंदी पर लगी रंग बिरंगी लटकनों के साथ खेलने लगी। मैडम जी, एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। आप यूं सड़क पर इन लोगों से सामान ना खरीदा करें, इनका पूरा गैंग होता है। आपको बेहोश करके आपका पर्स छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है भैया, आगे से ध्यान रखूंगी, कहकर मैंने बात खत्म कर दी। क्या वाकई इन 5 सालों में मैं अपने ही देश के लोगों को पहचानने में भूल कर रही हूँ? अबीर की कार पूरा रास्ता हमारे पीछे पीछे आती रही और मैं भी बेफिक्र हो गई। एयरपोर्ट पहुंचते ही शंभू काका और बसंत ने जल्दी जल्दी कार की डिग्गी से सामान निकाला। मुझे पता ही नहीं चला कि कब अबीर सामान रखने वाली ट्रॉली लेकर आ गया और एक एक करके मेरे सूटकेस ऊपर रखने लगा। अबीर रहने दो, काका कर लेंगे, तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो? मेरे ये कहते ही उसने जिस तरह से मेरी तरफ देखा, उसके बाद मैं उसे कुछ कह ना सकी। काका, बाबा को अबीर के बारे में कुछ नहीं कहना, बिना वजह से परेशान हो जाएंगे। नहीं बेटा, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, तुम बेफिक्र होकर जाओ। काका एक बात कहें? हाँ कहिए बिटिया। काका, बाबा का ध्यान रखना, कुछ भी बात हो मुझे फ़ोन करके बताते रहना। और हाँ, बाबा की फिजियोथेरेपी बंद ना होने पाए। तुम यहाँ की चिंता मत करो बिटिया, तुम आराम से जाओ, मालिक का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और फिर मालकिन भी तो हैं, तुम अपना ध्यान रखना, खूब मन लगाकर पढ़ना बिटिया, अपने बाबा की तरह बड़ी सी वकील बनकर वापस आना। चलो अब तुम भी जाओ, देखो अबीर तुम्हारा सामान लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। काका, मेरी बात याद है ना, बाबा को अबीर के? बिटिया क्यों अपने मुंह से भी बार बार ये बात निकाल रही है? भरोसा रख अपने काका पर। चलती हूँ काका, आप अपना भी ध्यान रखना। अबीर गेट के सामने मेरे सामान की ट्रॉली लेकर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ क्यों आए अबीर? अगर किसी ने फिर से देख लिया तब जानते हो फिर क्या होगा? छोड़ मेघा, तू जाते हुए भी अभी निशांत के बारे में सोच रही है? पागल है तू पूरा। निशांत के बारे में मैं क्यों सोचूंगी? और भी तो कोई हो सकता है। मैं और तू यहाँ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बस तुझे सही सलामत एयरपोर्ट पहुँचा दूँ, यही सोचकर आया हूँ घर से। एयरपोर्ट तक का रास्ता कितना सुनसान है तुझे पता है ना? और भगवान ना करे बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती, फिर क्या करती तू? आधी रात को कैब करके एयरपोर्ट पहुंचती। अगर कल बाबा तुझे मुझसे मिलने की परमिशन नहीं देते, फिर मैं सोचता क्या करूं, खुद तेरे एयरपोर्ट छोड़ूं या फिर अपने किसी दोस्त को बोलूं? अबीर, तेरे जन्मदिन वाले दिन जो भी हुआ उसे भूल जाना। बाकी काफ़ी बातें तो हमने आज भी कर ली हैं। मैं बाबा का सपना पूरा करने जा रही हूँ। तुमने अपने लिए क्या सोचा है? अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना। वादा करते हो मुझसे? मेघा, मैं तुझसे कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता, पर तू मेरी फिक्र मत कर यार। अच्छा खासा हमारा भी बिजनेस है, कुछ नहीं कर सका तो चमड़ा तो कूट ही लूंगा। चलती हूँ अबीर, तुम्हारी बातें अब दिल को सुकून नहीं देती, नस्तर की तरह सीधे दिल पर घाव करती हैं। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया है? बिजनेसमैन के लड़के जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, आखिर में बैठते तो अपने बाप की दुकान पर ही है ना। और तुम करने तो तुम भी यही चाह रही हो। बाबा की वकालत की दुकान कौन संभालेगा, यही चिंता है ना सबको। काश तुम्हारा कोई भाई होता, फिर देखता बाबा तुम्हें वकालत पढ़ने के लिए लंदन भेजते हैं या किसी खानदानी रईस देखकर उससे शादी कर देते हैं। बस करो अबीर, मैं नहीं जानती थी तुमने अपने अंदर इतना जहर भरा हुआ है, कहकर ट्रॉली उसके हाथ से खींचकर मैं एयरपोर्ट के अंदर चली गई। बाय मेघा, अपना ध्यान रखना, ये करना जरूरी था। तुम मुझसे जितनी ज्यादा नफरत करोगी उतना पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दोगी। मैं अभी वहीं खड़ा था, मेघा को शीशे के दरवाजे से अंदर जाते हुए देखता रहा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं भी यही चाहता था। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? शंभू काका मेरे पास आकर कहने लगे। जरूरी था काका,
ताकि वो वहाँ चैन से रह सके। और तुम्हारा क्या? अरे काका, मेरी चिंता छोड़ो, मैं तो अपने ही देश में हूँ। मेघा का सोचें, जोखिम वहाँ परदेश में अकेली होगी। अब चले यहाँ से। वो देखो, पुलिस वाला भी हमें इशारे से जाने के लिए कह रहा है। मेघा बिना पीछे देखते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। मैं भी यही चाहता था। काका और बसंत को मैंने घर वापस भेज दिया। मैं भी अपनी कार में बैठने के बाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर आकर रुक गया। उसके जहाज के उड़ने के इंतजार में रात के 2 बजने वाले थे और मैं कार से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। एयर इंडिया का प्लेन मेरे ऊपर से निकलकर चला गया। मेघा सच में मुझसे अब बहुत दूर जा रही थी। अब आगे के साल उसके इंतजार में मुझे गुजारने थे। मेघा, अगर तू ये समझती थी कि हमारी कहानी का अंत हो चुका है, तो मैं तुझे बता दूं, ये कहानी का अंत नहीं है। अभी तो हमारे प्यार की शुरुआत हुई है। तुझे भरोसा हो या ना हो, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। जिन कदमों से चलकर तू दुनिया के दूसरे छोर पर जा रही है, उन्हीं कदमों से चलकर तू खुद मेरे पास वापस भी आएगी, ये मेरा यकीन है। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैं प्लेन में अपनी निर्धारित सीट पर जाकर बैठ गई। मेरी विंडो सीट थी और बाहर घुप अंधेरा था। एक एक करके सभी पैसेंजर्स आगे बढ़ते जा रहे थे। सीट बेल्ट बांधने के बाद मैं आंखें बंद करके बैठ गई। अपने अशांत मन को किसी तरह से शांत करना चाहती थी, पर नहीं, अबीर की कड़वी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो तो ऐसा कभी नहीं था। क्या मैंने ही उसे पहचानने में भूल की है? पर अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा। पूरे 5 साल हैं मेरे पास। बहुत लंबा समय है ये, और समय किसी के लिए नहीं रुकता। ना वो मेरे लिए रुकेगा, ना अबीर के लिए। पता नहीं अब कभी जिंदगी में उसे दोबारा देख भी पाऊंगी या नहीं। कहते हुए मैंने अपना हैंडबैग खोला और बाबा की दी हुई चिट्ठी का लिफाफा नजर आया। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाबा, अब तो पढ़ सकती हूँ ना? आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही कर रही हूँ। लिफाफे को खोलकर उसमें रखा खत निकालकर पढ़ने लगी। मेघा मेरी बच्ची, तुझसे बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है, पर देख मेरी मजबूरी। जब कर सकता था तब कुछ नहीं कहा, और जब शरीर साथ नहीं दे रहा तो मन करता है तुझे अपने सामने बैठा कर रखूं और दिल खोलकर तुझसे बातें करूं। तेरी माँ को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है। भगवान ने एक ही बेटी दी है, और वो भी बिल्कुल आप जैसी है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जो बेटियां बाप पर जाती हैं वो बहुत भाग्यशाली होती हैं। हाँ, भाग्यशाली तो तू है मेरी बच्ची। तेरे पैदा होने के बाद मेरी वकालत, जो बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी, चल पड़ी थी। तेरे दादाजी मुझसे बहुत नाराज रहते थे कि मैं अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं देता। कई बार कहते थे, जब बाप बनेगा तब तुझे जिम्मेदारी का एहसास होगा। अभी तो तू खुद बच्चा बनकर घूमता रहता है। ये बात सच है। तेरे होने के बाद ही मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास हुआ था। तू मेरा मुकद्दर अपने साथ लेकर आई थी। तुझसे एक राज की बात बताना चाहता हूँ, पर उससे पहले तुझे मुझसे ये वादा करना होगा कि ये बात किसी भी हालत में तेरी माँ तक नहीं पहुँचेगी। बात उन दिनों की है जब लौकी पढ़ाई कर रहा था। मेरा दूसरा साल था। उसी समय हमारे मोहल्ले में एक परिवार वर्मा जी के घर किराए पर रहने आया। उनकी 3 लड़कियां थीं, तीनों भला की खूबसूरत। सोच ले, तीनों बहनों के बीच 2 साल का अंतर होगा। हम भी नए नए जवान हुए थे, और कदकाठी भी भगवान की दया से बहुत अच्छी थी। अब कहाँ हमारा रूखा सूखा मोहल्ला, और कहाँ से एकदम बसंत का आगमन हो गया। सबसे बड़ी लड़की को देखते ही दिल दे दिया। यूं समझ ले, जो भी हुआ एक तरफा ही था। रूपा नाम था उसका। बाद में पता चला कि उसने भी हमारे ही कॉलेज में बीए में दाखिला ले लिया है। घर पास पास, अब हर रोज कॉलेज आने जाने का रास्ता भी एक हो गया। सुबह सुबह उठकर तैयार हो बस स्टैंड पर जाकर खड़े हो जाते थे उसके एक दीदार के लिए। जब वो आ जाती थी, उसके आने के बाद ही बस में चढ़ते थे। कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश भी की, पर उसकी तरफ से कभी भी पहल नहीं हुई। पर धीरे धीरे उसने मुझसे बात करनी शुरू कर दी। मैं उसमें भी बहुत खुश। सोचता था, चलो एक सीढ़ी तो और चढ़े। वो प्यार था या कम उम्र का दीवानापन, मैं नहीं जानता था। जितनी तेजी से मेरे सपनों को पंख मिले, धराशायी उससे भी तेजी से हुए। मैं हर रोज की तरह उसका बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा था। वो नहीं आई,
पता नहीं कितनी बसें आईं, मेरे सामने से गुजर गईं, मैंने गिनती नहीं की। सुबह के कितने लेक्चर मैंने मिस कर दिए, मैं नहीं जानता था। हार कर थका मांदा किसी तरह बस पकड़कर कॉलेज पहुंच गया। मेरी किस्मत देख, वो लड़की मुझे कॉलेज में दाखिल होते ही नजर आ गई, पर आज उसकी वेशभूषा कुछ अलग सी लग रही थी। लाल रंग की साड़ी, माथे पर भी लाल बिंदी, मांग में सिंदूर देखकर मुझे चक्कर ही आ गया। मुझे देखते ही मिठाई का डिब्बा हाथ में पकड़े मेरे पास आई और डिब्बा खोलकर मेरे सामने रख दिया। कहने लगी, मुंह मीठा कीजिए। मैंने गले में फंसी आवाज को किसी तरह से बाहर निकाला। जी, किस खुशी में आप ये मिठाई खिला रही हैं? हंसते हुए कहने लगी, कल हमारी आर्य समाज मंदिर में हमारी शादी हुई है। बस अब आज के बाद हम कॉलेज नहीं आएंगे। अपने कुछ जरूरी कागजात वापस लेने थे और सहेलियों को भी शादी की खुशखबरी सुनानी थी। अरे पर पहले आप मुंह तो मीठा कीजिए। और तुम जानती हो मेघा, मैंने मुबारकबाद देने की जगह उसे क्या कह दिया? रूपा, इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की? कम से कम हमें भी एक मौका दिया होता अपने दिल का हाल कहने का। उसके बाद तुम सोच नहीं सकती उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया। खींचकर एक थप्पड़ उसने मेरे गाल पर जमा दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। शाम को वो अपने पिता के साथ हमारे घर भी पहुंच गई। बस कुछ मत पूछो कितनी डांट मैंने तेरे दादा से खाई। वो तो अपनी छड़ी उठाने लगे थे, पर तेरी दादी ने बीच में आकर मुझे बचा लिया, ये कहते हुए कि ये उम्र ही ऐसी होती है। उसके बाद तो तुम्हारी दादी ने तो तुम्हारे दादू को भी छोड़ा। रूपा और उसके पिता को तो समझा बुझाकर वापस भेज दिया, पर उनके जाने के बाद तेरे दादू को दादी ने इतना सुनाया कि मैं बता नहीं सकता। मेघा, तेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। तेरे बाप के किस्से तो शादी के बाद भी चलते रहे थे, इसलिए तो इन्हें मायके लेकर जाना बंद कर दिया था। मैं जानता हूँ तू इस वक्त हंस रही होगी। मेघा, दिल खोल कर हंस ले बेटा। तुझे ये सब बातें इसलिए ही बता रहा हूँ। पिछले 5 महीनों में तेरी हंसी देखने को तरस गया था। माना भी तेरे सामने नहीं हूँ, पर जानता हूँ तू हंस तो रही होगी अपने बाबा के किस्से को पढ़कर। मेघा, जब मैं ये खत लिख रहा था और तू मेरे कमरे की खिड़की पर खड़ी थी, मैं जानता था तेरी निगाहें किसे ढूंढ रही थीं। बाप हूँ, अभी इसका मतलब ये नहीं तेरी भावनाओं को नहीं समझता। तुम्हारी कच्ची उम्र है, जिंदगी में अभी बहुत कुछ सीखना है तुझे और अबीर को। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, उस दिन जिस तरह से सारा घटनाक्रम हुआ, एक बाप होने के नाते मैं सहन नहीं कर सका। तू मेरा गुरूर है, और उस दिन पुलिस चौकी में जिस तरह से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ी, मैं सहन नहीं कर सका। हर बात की समझ उम्र के साथ साथ ही आती है। ये बात सही है बेटा। हम जितना भी खुद को जितना भी मॉडर्न कह ले, लड़कियों की इज्जत पर अगर कोई उंगली उठाएगा, बाप की छाती तो फटती ही है। इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे। पूरे 5 महीने मेरे अंदर ये कसमकस चलती रही है। रमाशंकर दीक्षित, तू वकील होकर लोगों को न्याय दिलाता रहा है। क्या तूने अपनी बेटी के साथ भी न्याय किया है? शायद नहीं भी। और हाँ भी, तू सोचेगी, बाबा आप तो दोनों तरफ हो गए। हाँ, मैं दोनों तरफ से ही कह रहा हूँ। बचपन से तू वकील बनना चाहती थी। कचहरी से लौटते ही मेरा काला कोट पहनकर बैठक में अपनी अदालत लगा लेती थी। बस तेरे उसी सपने को साकार होते देखना चाहता हूँ। तेरे और अबीर के लिए ये अच्छा है कि अभी तुम दोनों अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में जुट जाओ। अबीर बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा से मेरी पसंद रहा है। बचपन से उसे देखता आया हूँ। बस 5 सालों की बात है, तब तक तुम भी इतनी समझदार तो हो चुकी होगी कि अपने अच्छे बुरे को समझ सकोगी। बाबा का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ना चाहते हुए भी दिल को तेरा भी दुखाया है मैंने। हो सके तो अपने बाबा को माफ कर देना मेघा। तेरा बाबा। बाबा की चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें छलक आई थीं। बाबा, आपसे नाराज नहीं हूँ। आपने मेरे और अबीर के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। जो भी किया है हमारी भलाई के लिए ही किया है। मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? आप तो मेरे सबसे अच्छे बाबा हो। बाबा, 5 साल बहुत जल्द बीत जाएंगे। बाबा, प्रॉमिस करती हूँ आपको मेरी वजह से किसी के भी सामने शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी।
और वक्त पंख लगाकर उड़ गया। मैं बहुत जल्द आपके पास पहुंचने वाली हूँ बाबा। सोचते ही मैं आंखें बंद करके बैठ गई। मैडम जी, आगे का रास्ता आप खुद बता दें। मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। क्या हम रकाबगंज पहुंच गए हैं भैया? जी बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं कार का शीशा नीचे करके बाहर देखने लगी। बीते सालों में कुछ भी नहीं बदला था। वही सड़क के किनारे खड़े खोमचे वाले, वही दुकानों के बाहर लगे पोस्टर, सब कुछ तो वही था। बदला तो कुछ भी नहीं था। भैया, आगे से दाएं हाथ को लेकर फिर सीधे सीधे जाना है। आखिर तक वहां से बाएं लेना, बस उसी गली तक जाना है। जी ठीक है। और वो गली भी आ गई जिसे मैं 5 सालों के बाद देख रही थी। कहते हैं समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जो ये कहते हैं झूठ कहते हैं। समय के साथ कुछ नहीं बदला। मुझे तो मेरे बाजार, मेरा मोहल्ला, मेरी गली कुछ भी बदली हुई नजर नहीं आई। शायद लोग बात इंसानों की करते होंगे, बेजान चीजों की नहीं। मेरी कैब अबीर के घर के आगे से गुजर रही थी। उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मालिक, बिटिया की टैक्सी आ रही है, शंभू काका ने इतनी जोर से कहा कि मुझे उनकी आवाज कैब में बैठे हुए भी सुनाई दे गई। एक झटके से कैब घर के बाहर आकर रुक गई। मैं मेरे घर को देख रही थी। घर के बाहर बसंत काका, शीला सभी खड़े थे। मेरी आंखें माँ बाबा को देखना चाहती थीं। आखिर वो भी मुझे नजर आ गए। बाबा व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और माँ उन्हें लेकर आ रही थी। मैं बाबा को जैसा देखना चाहती थी, बाबा वैसे ही थे। अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ को उठाते हुए अपनी बाहें आगे फैला रहे थे। बाबा कहते हुए मैंने कार का दरवाजा खोला और भागकर उनके गले लग गई। कैसे हो बाबा? उन्होंने सिर हिलाकर मुझे बता दिया कि मैं ठीक हूँ। ऐसे नहीं बाबा, बोलकर कहो। मैं जानती हूँ आप बोल सकते हो। माँ ने मुझे फोन पर बता दिया था। ठीक हूँ। बाबा और बेटी का मिलन हो गया हो तो मेघा, तुझे याद है तेरी कोई माँ भी है? कहते हुए माँ हंस दी। बाबा को छोड़कर माँ के गले लग गई। माँ, आपको कैसे भूल सकती हूँ? कैसी है मेरी बच्ची तू? मेरी तो आंखें ही तरस गई थी तुझे देखने को। मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर मुझे अच्छे से देखने लगी। मुझे लगता था कि कुछ तो बदलाव आया होगा तुझ में, पर तू तो जैसी गई थी वैसी ही वापस आई है। अंग्रेजी तौर तरीकों का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। माँ बाबा सबसे मिलने के चक्कर में मैं भूल ही गई कि कैब वाले को पैसे भी देने हैं। पीछे मुड़कर देखा, उसकी कैब गली के मोड़ तक पहुंच चुकी थी। बाबा, वो कैब वाले का हिसाब करना था। बिटिया, हो गया हिसाब, तुम अंदर चलो। शंभू काका मेरे सामान सड़क से उठाकर घर के अंदर रखने लगे। शंभू काका, कैसे हैं आप? मालिक की छत्र छाया में बहुत अच्छे हैं बिटिया। शीला कैसी हो? और बसंत, तुम कैसे हो? अच्छे हैं दीदी। दोनों एक साथ बोले। बिटिया, एक बात बताएं, दोनों ने शादी कर ली है। मालिक ने बरसाती वाला कमरा अब इन दोनों को दे दिया है और मैं अब पीछे वाले कमरे में रहता हूँ। शंभू, ये क्या? अभी मेघा ने घर में कदम नहीं रखा, तुम अपनी राम कहानी सुनाने लग गए हो। जरा सांस तो लेने दो उसे। कितने घंटों से जाग रही है वो? माँ ने नाराजगी दिखाते हुए शंभू से कहा। बसंत, कुछ सामान शंभू के हाथ से तू भी पकड़ ले। जी, हम उठाने ही जा रहे थे, इतने में काका ने खुद से ही सारा सामान उठा लिया। शीला मेघा का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में ही रखवा कर जल्दी से चाय नाश्ता लगा दे। तू रसोई घर में चल, मैं भी आती हूँ। नहीं, आप दीदी के पास बैठो, हम सब संभाल लेंगे। अरे वाह, शीला तो कितनी समझदार हो गई है। मैं माँ के हाथों से व्हील चेयर लेकर बाबा को उनके कमरे में ले गई। वही जालीदार सफेद पर्दे, पलंग पर माँ के हाथ से कढ़ाई की हुई चादर, उसी के साथ के मेल खाते तकिए के कवर, मेज पर वहीं बाबा का टाइपराइटर और उसके साथ रखी हुई उनकी फाइलें। बाबा, अब ये दादाजी के जमाने के टाइपराइटर की छुट्टी करनी होगी। मैं आपके लिए एक नया लैपटॉप लेकर आई हूँ। ये जो फाइलें आपकी इधर उधर पड़ी रहती हैं, उन सबको आप अपने लैपटॉप में सुरक्षित करके रख सकते हैं। शंभू काका, वो नीले वाला सूटकेस यहीं नीचे रहने दें। ऐसा करें, वो नीचे बाबा के कमरे में ही दे दें। सूटकेस खोलते ही मैंने उसमें से लैपटॉप निकालकर उनकी गोद में रख दिया। उस पर हाथ फेरते हुए, मेघा, उसकी क्या जरूरत थी? बाबा हकलाते हुए कहने लगे। मुझे चलाना भी कहाँ आता है। वो आपकी परेशानी नहीं है, मैं सिखा दूंगी। बाबा, ये देखें आपके लिए जैकेट। सर्दियों में इसके नीचे आपको स्वेटर डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
और माँ, ये आपके लिए पर्स, घड़ी और ये कोट कैसा लगा माँ आपको? इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? माँ, मैंने अपनी पहली कमाई से खरीदी हैं ये चीजें। फाइनल ईयर में इंटर्नशिप के दौरान जो पैसे मिले थे उन्हीं से खरीदी हैं, और वो सब कुछ हमारे ऊपर खर्च कर डाले। अपने लिए कुछ नहीं लिया? लिया है माँ, अपने लिए भी बहुत कुछ लिया है। कल वो भी दिखा दूंगी। माँ, शीला को बोलो चाय जल्दी लेकर आए। चाय पीकर फिर फ्रेश होती हूँ। माँ, आज तारीख क्या है? 31 मार्च है बेटा। कोई खास बात है? नहीं माँ, यहाँ वहाँ के टाइमिंग में फर्क होता है ना, बस इसीलिए पूछ रही थी। चाय नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। इतने घंटे लगातार ट्रैवल करने के बाद अब थकावट महसूस हो रही थी। मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलकर मैं पलंग पर जाकर लेट गई। कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था सालों तक जागती रही हूँ और आज सुकून की नींद पूरी कर रही हूँ। माँ की आवाजें मेरे कानों में जा रही थीं। उठ मेघा, खाना खाकर फिर आराम से सोती रहना। पर मैं उठना ही नहीं चाहती थी। अपने नर्म नर्म बिस्तर में घुसते ही मैं वही पुरानी वाली मेघा बन गई, जिसे माँ आवाजें लगाती थक जाती थी, पर मैं उठने का नाम नहीं लेती थी। मेघा, खाना टेबल पर रखकर जा रही हूँ, रात को जब भूख लगेगी तो उठकर खा लेना, कहकर माँ कमरे का दरवाजा बंद करके चली गई। मैं अधकच्ची नींद में थी। बाहर कोई अपनी साइकिल पर निकल रहा था। उसके ट्रांजिस्टर से बहुत पुराना गाना बज रहा था। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर। कहीं यूं ही जब हुई बोझिल सांसें, भर आईं बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे, पर नजर न आए, नजर न आए कहीं दूर। धीरे धीरे गाने की आवाज सुनाई देनी बंद होती गई और मैं एकदम बिस्तर से उठकर बैठ गई। अबीर, कहाँ हो तुम? मैं कितने घंटे सोई रही मुझे भी याद नहीं। जब उठी तो धूप खिली हुई थी। धूप मेरे कमरे की खिड़की से मेरे पलंग के किनारे तक पहुंच गई थी। उठकर खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। बाहर गली में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। अबीर का घर भी मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा था। अबीर की याद आते ही मेरी आंखें भर आईं। उसी समय शंभू काका ने मुझे नीचे से देख लिया और वहां बगीचे का काम बीच में छोड़कर ऊपर मेरे कमरे में आकर दरवाजा खटखटाने लगे। बिटिया, अंदर आ जाएं। आ जाइए काका। शीला को मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए कह दिया है। काका, माँ कहाँ है? घर पर चुप्पी छाई हुई है। आज सोमवार है, मंदिर तक जल चढ़ाने गई हुई हैं। कितनी देर में आएंगी? बिटिया अभी अभी निकली हैं। जाने से पहले तुम्हारे कमरे में झांक कर भी गई थी। तुम गहरी नींद में सो रही थी। काका, एक बात पूछें? हाँ बोलो बिटिया। कल से देख रहे हैं अबीर के घर के बाहर ताला लगा हुआ है। बिटिया, वो तो अब यहाँ नहीं रहता है। क्या कह रहे हैं आप काका? पर वो गया कहाँ? हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। बिटिया, तुम्हें गए अभी महीना भर भी नहीं हुआ था। उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। बहुत बुरा हुआ उसके साथ बिटिया। माँ पहले ही छोड़कर जा चुकी थी और अब पिता का साया भी सिर से उठ गया। ओह नो! पर मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? बिटिया, तुम परदेश में अकेली बैठी थी, बता कर भी क्या हो जाता। तुम्हारे लंदन चले जाने के बाद मालिक से मिलने आया था। बेहद उदास था। मालिक से उस दिन की बात के माफी मांग रहा था और हमारे मालिक का दिल देख उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया, सिर पर हाथ फेर कर उसे आशीर्वाद दिया। उसके पिता के देहांत के बाद मालिक हर दूसरे रोज मुझे उसके घर भेजकर उसे बुलाकर लाने को कहते। वो आना तो नहीं चाहता था, पर बड़े मालिक का कहा वो टाल भी नहीं सका। अपने यहाँ खाना खिलाकर ही उसे वापस घर भेजते थे। बाबा मेरे पीछे से उसे हर रोज घर पर बुलाकर खाना खिलाते रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो काका? अब भला हमको तुमसे झूठ बोलकर क्या हासिल होगा? जो सच है वही बता रहे हैं। कुछ रोज तो वो आता रहा, फिर अपने बाप के सारे कारोबार को समेटकर वो यहाँ से चला गया। काका, वो जाने से पहले बाबा से मिलने आया था? हाँ बिटिया, आया तो था। तेरे बाबा तो उन दिनों अपनी बात अच्छे से समझा भी नहीं पाते थे। मालिक से कागज पेन लेकर उसमें लिख लिख कर उसे समझाते थे। बाबा ने बहुत समझाया, अबीर कहीं मत जा, जो करना है यहीं रहकर कर, पर वो नहीं माना। अपना पता दिए बिना ही वो यहाँ से चला गया। माना अपना पता दिए बिना ही वो यहाँ से चला गया। उसके बाद कहाँ गया
किसी को पता नहीं चला। अभी कुछ दिन पहले ही मालिक ने चौबे जी को कचहरी के काम के सिलसिले में दिल्ली भेजा था। वहीं अदालत में उनकी मुलाकात अबीर से हो गई। किसी बड़ी सी वकालत की कंपनी के साथ मिलकर अपनी कंपनी बना ली है बिटिया। सुनी सुनाई बात है, हमने तो उसे आगरा छोड़ने के बाद नहीं देखा, पर मोहल्ले के लोगों ने उसे कई बार देखा है। मैं जानती हूँ काका, लोगों ने उसे कहाँ देखा होगा। पर काका, अबीर के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। बाबा बोल नहीं सकते हैं, पर माँ तो मुझे बता सकती थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिटिया, किसी को दोष मत दो। सब इसीलिए चुप थे कि तुम वहाँ अकेली हो। काका, अबीर भी तो अकेला हो गया था, किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा। ऐसा नहीं है बिटिया, चौबे जी जैसे ही दिल्ली का काम खत्म करके आए, आते ही उन्होंने मालिक को अबीर के बारे में सब कुछ बता दिया था। मालिक ने तो उस कंपनी के मालिक से भी अबीर के बारे में बात की थी। वहाँ उसे अपना बच्चा कहा। उन्होंने अबीर से भी बात की, उसे यहाँ आकर प्रैक्टिस करने के लिए भी कहा, पर वो नहीं माना। शंभू, देखो मेघा उठ गई है क्या? मालकिन मंदिर से आ गई हैं बिटिया, तुम भी नीचे आ जाओ। कहते हुए मेज पर रखी रात के खाने को उठाते हुए कहने लगे, काका, माँ से कहें हम आ रहे हैं। काका के जाने के बाद मैं अपना सूटकेस खोलकर अपने लिए कपड़े निकालने लगी। सामने घड़ी में टाइम देखा, 10 बज चुके थे। सूटकेस में एक के बाद एक जोड़ा निकालकर नहाने चली गई। नहाने के बाद खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रही थी। भागते हुए सीढ़ियां उतरते हुए नीचे बाबा के कमरे में पहुंचकर उनके गले लग गई। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग मेघा। नींद अच्छे से आई? हाँ बाबा, बहुत अच्छे से आई। माँ, माँ कहाँ हैं आप? मैं तो कब से नीचे आ चुकी हूँ, आप कहाँ हैं? मेरी चाय कहाँ है? देखो 11 बजने वाले हैं, लड़की को किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। कल शाम से भूखी है लड़की। बाबा देख लो, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए मुझे आए, किसी को मेरा ध्यान ही नहीं है। बाबा देख लो, माँ अभी तक नहीं आई है। हे मेरे भगवान, लड़की तू तो पूरी अफलातून बनकर आई है। खुद शाम को मेरे कमरे में जाकर सो गई और कहती है किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। बाबा देख रहे हो ना, बेटी 5 सालों बाद घर आई है, मुझसे लाड़ चाव करना ही भूल गई है माँ। शीला, जल्दी से मेघा के लिए नाश्ता लेकर आ। शीला उसी समय एक बड़ी सी ट्रे में खाने की तरह तरह की चीजें सजा कर ले आई। ओह वाह, पूरी, आलू, दही, बड़े पकौड़े। वाह माँ, सब कुछ मेरी पसंद का है। अपनी प्लेट में खाना भरने के बाद मैं बाबा को अपनी वहाँ की पढ़ाई के बारे में बताने लगी। बाबा, वहाँ की पढ़ाई का तरीका हमारे यहाँ से बहुत अलग है। प्रैक्टिकल पढ़ाई पर वो ज़्यादा जोर देते हैं। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हमें वहाँ की अदालतों में भी लेकर जाया जाता था, ताकि हम लाइव अदालत की कार्रवाई को चलते हुए देख सकें। माँ, मौसी को बता दिया था ना मैं कब आ रही हूँ? बेटा, उसको सब बता दिया है, बस सुहानी के बोर्ड के पेपर खत्म होने का इंतजार कर रही है। जैसे ही खत्म होते हैं वो तुझसे मिलने आएंगी। सारा दिन माँ बाबा के साथ कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। बातें उनके साथ करते हुए भी मेरा ध्यान अबीर की तरफ से नहीं हट रहा था। शाम होने को थी। मैं अपने कमरे में आकर अपनी अलमारी खोलकर खड़ी हो गई। अलमारी खोलते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। माँ ने मेरे सभी कपड़े बिल्कुल तैयार करके रखे। अपने लिए एक सफेद रंग का लखनवी काम का सूट निकाला। नहाने के बाद मैंने शीला को आवाज लगाई, शीला जरा जल्दी से ऊपर आ। मेरी एक ही आवाज सुनते ही वो सारे काम छोड़कर ऊपर आ गई। उसके हाथ में परांदी थमाकर उसे चोटी बनाने को कहा। क्या दीदी, ऐसा देसी लिबास पहनकर तो लग ही नहीं रहा है कि 5 साल विदेश में रहकर आई हो। हाय राम, कितना खिल रहा है ये सफेद रंग भी आप पर। हाय, कोई बेहोश ना हो जाए आपको देखकर। चल चुप कर, बहुत बोलने लग गई है तू, चुपचाप चोटी बना। हाय दीदी, देखो कितनी सुंदर बनी है चोटी। उसके नीचे जाते ही आंखों में काजल लगाकर माथे पर छोटी सी बिंदी लगा ली। अलमारी में से शीशे का काम किया लहरिया दुपट्टा निकालकर ओढ़ लिया। पर्स उठाकर मैं नीचे आ गई थी। बाबा अपनी बैठक में बैठे हुए। बाबा बिना कुछ बोले बस मुस्कुराकर रह गए। उसकी आंखों के सामने अपने हाथ को हिलाते हुए, बाबा कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं, बस अपनी बच्ची को देख रहा था। आखिर बाबा ने मुझे जवाब दे दिया। मुझे यूं तैयार देख हैरानी से माँ मुझे देखकर कहने लगी, शाम होने को है, कहाँ चल दी आपकी सवारी? और ये सालों पुराने कपड़े क्यों पहने हैं तूने? चाय पिएगी? माँ सभी कुछ एक ही सांस में कह गई। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। माँ, ये मेरी चोटी देखो, परांदी वाली। अच्छा, तो इसीलिए शीला को आवाज लगाई थी?
हाँ माँ, मुझे कहाँ चोटी बनानी आती है। चाय को एक ही घूंट में खत्म करते हुए मेघा आराम से चाय पी। जीभ जल जाएगी तेरी। आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? कहे ना आराम से पिए, जो करती है करने दे उसे। मेघा की माँ बाबा कहने लगे। बाबा, माँ, मैं जा रही हूँ। घर से बाहर निकलते हुए मैंने कहा, अरे रुक तो सही, जा कहाँ रही है? ये तो बताती जा। अभी कल शाम को घर पहुंची है और आते ही घर से बाहर। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं हैं? जाने दे उसे मेघा की माँ, अब उसे मत रोक, करने दे जो उसका मन करता है। बाबा माँ को समझाते हुए कहने लगे, आपको बताकर जा रही है क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहा, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ और किससे मिलने जा रही है। मैं भी तो जानूँ आखिर वो कहाँ और किससे मिलने जा रही है। थोड़ी देर रुक जाओ, वो आकर खुद ही बता देगी। हद है आपकी भी, पता है तो भी नहीं बताना था। तो बात शुरू ही क्यों की? बेटी के आते ही देख रही हूँ आपके तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। बोलते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। अबीर और मेघा। शाम गहराने लगी थी। दूर क्षितिज में पूर्णिमा का चांद चुपके चुपके कदम बढ़ाता लाज को अपने रुपहले आगोश में समेट रहा था। दूसरी तरफ सफेद जोड़े में उसी चांद की धवल चांदनी में नहाई चुपचाप खड़ी मैं निर्विशेष दृष्टि से ताज को निहार रही थी। मैं धीरे से उठी और ताजमहल के उस हिस्से में आकर खड़ी हो गई जहां कभी मैं अबीर के साथ गई थी। मैं उसी मुमताज महल की कब्र के सामने बुत की तरह खड़ी थी। उन कब्रों को देखते हुए मुझे यही एहसास हो रहा था, वो है यहीं कहीं मेरे पास। ये मेरा विश्वास ही था जो मुझे खींचता हुआ यहाँ लेकर आया था। आज मुझे यही देखना है कि मेरा विश्वास मुझे जिताता है या मुझे हराता है। मैं मुमताज की कब्र से हटकर ताज की पिछली दीवार के पास आकर खड़ी हो गई। बादलों और चांद में लुका छिपी का खेल शुरू हो गया था। मेरा दिल मुझे बैठता हुआ महसूस हो रहा था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बिना मुड़े मैंने उस हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मेघा, मुड़कर नहीं देखोगी? नहीं, पहले मुझे यकीन कर लेने दो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं मेघा, ये सपना नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। मैंने मुड़कर देखा। अबीर, जन्मदिन मुबारक हो। तो दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।